दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। मुद्दा है कि कल 28 मई है, देश के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा है। आप कहेंगे कि हमारी चर्चा तो पार्लियामेंट के उद्घाटन पर होनी चाहिए, लेकिन मैं पार्लियामेंट के उद्घाटन पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं चर्चा करने वाला हूं कि पार्लियामेंट जिससे बनता है वो मोटे तौर पर हमारे गांव में बसता है, और भारत गांव का देश है, और गांव में मोटे तौर पर किसान बसते हैं। आंकड़ा हालांकि घटते जा रहा है। आज से 5-10 वर्ष पहले 70% से ऊपर हमारे किसानों की संख्या थी। आज भी तकरीबन 70% के आसपास ही वो आंकड़ा बचा हुआ है। पूरी की पूरी आबादी हमारी उस हिसाब से अगर आप कहें किसानों की आबादी है, तो हमारा देश किसानों का देश है। कल 28 मई है। कल 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे। विवाद छिड़ा हुआ है। राष्ट्रपति को बुलावा नहीं गया, उपराष्ट्रपति को बुलावा नहीं गया। क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी जी अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। यह चर्चा होनी चाहिए। यह गंभीर सवाल है। ये सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सवाल को पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं आज उसी संसद से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब कल नया उद्घाटन हो जाएगा, चमकता हुआ संसद आपके सामने होगा, एकदम से भव्य संसद आपके सामने होगा। उस संसद में जो हमारी 70% आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? और जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो किसानों के लिए दिन रात नए नए कसीदे कढ़ते हैं, नए नए कसीदे पढ़ते हैं और गुणगान करते रहते हैं। किसानों के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन किसानों से उनकी दोस्ती नहीं है। दोस्ती उनकी है किसानों के दुश्मन से। किसानों के दुश्मन के साथ ये चमकते हुए भारत की जो तस्वीर अभी आने वाली है, कल 28 मई को पूरी दुनिया के सामने चमकता हुआ संसद पूरी दुनिया देखेगा। उस संसद में जो लोग रात दिन किसानों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, वो किसानों के कितने हितैषी हैं, और ये चमकता हुआ संसद उन किसानों का कितना प्रतिनिधित्व करता है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री उनके दोस्त हैं जो किसानों के दुश्मन हैं। और किसानों के दुश्मन कौन हैं? मुझ जैसा पत्रकार, बड़े बड़े नेता भी कंफ्यूज्ड हैं। आज मैं आपको कुछ बाइट्स दिखाऊंगा जिसमें बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जो किसानों के नेता हैं, वो भी जो किसानों के इतने बड़े दुश्मन हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। आदरणीय सतपाल मलिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी अलग अलग राज्य में गवर्नर थे, वो किसानों के बड़े नेता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और वो सत्यपाल मलिक भी किसानों के सबसे बड़े दोस्त को सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट मान रहा है। हो सकता है कि उनकी जानकारी में वो बात नहीं हो जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं आज अपने मेहमान का, जिनको आज पहली बार दूसरे रूप में आप देखेंगे, जिन्हें आज अब तक आप पत्रकार समझते हैं। मैं उनके बारे में बताता हूं कि वो देश के सबसे बड़े मुखर आवाज हैं। किसानों की एक प्रकार से ऐसी मुखर आवाज जो न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में बड़ी मजबूती से 40 वर्षों से किसानों के मुद्दों की साधना कर रहे हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रकाश पोहरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डिबेट में। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, कल 28 मई को संसद का उद्घाटन होगा, लेकिन आज हम आपको मशहूर एक्टिविस्ट, मशहूर फिजिसिस्ट
मशहूर स्कॉलर, 20 से ज्यादा किताब लिखने वाली वंदना शिवा का कुछ कमेंट आपको सुनाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है किसानों के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, वैदिक खाद्य पदार्थों के लिए, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के लिए, आपकी मिट्टी को बचाने की वो लड़ाई लड़ रही है। वो एक व्यक्ति के बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं, पहले मैं उसकी प्रतिक्रिया आप सुनिए और उसके बाद आपसे हम बातचीत शुरू करेंगे। जरा वंदना शिवा की बाइट प्ले कीजिए। Oneness versus 1% is about all the new ways his giving becomes a grabbing. So, for example, he gave money to Berkeley and he gave money to Cambridge for this new technology of CRISPR gene editing, the new GMOs. But he has a company called Editas, which collects all the patents. And when the two groups he financed had a fight, he financed the fight. So for him, the issue, just like for Monsanto, the issue was owning the seed. And if genetic engineering was the way to do it, they did genetic engineering. For him, his giving is a way of accessing that which he could never have access to. No. Public knowledge. If Berkeley was doing its own research on CRISPR, where would Mr. Gates have a company called Editas? But it's worse. I've been part of writing national and international laws to protect biodiversity. And the Biodiversity Convention basically recognizes the sovereignty of the biodiversity, both of the communities as well as the country where the biodiversity is. Mr. Gates has tried very hard and is still trying to create digital mapping. There's a seed, and the seed has knowledge in it. But I can also do a genomic mapping, just like the price of this book, this kind of map. That has a lot of knowledge missing in it, but he is pushing in a big way to take control of the seed of the world. He's created a Svalbard, they call it the Doomsday Seed Vault. I have done a lot of work on seed saving. I do it myself, but I also studied the World Bank initiative